चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने कल सुप्रीम कोर्ट का ही लेक्चर कवर किया। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। हमने उसको समझा, हमने अलग अलग पॉइंट आपको बताए, समझाए कि किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट, उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सर्विस कंडीशन का फिक्स्ड होना, उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होना, और जजेस के कंडक्ट को किसी भी लेवल पे डिस्कस ना कर पाना पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में, और रिटायरमेंट के बाद जजेस का प्रैक्टिस पे बैन। इन सभी प्रोविजंस को हमने समझा और हमने देखा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और जजेस की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया। इसी पॉइंट्स में हम आज आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अवमानना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है जो जुडिशरी की हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। दैट्स वाई उसका नेम ही सुप्रीम है, कोर्ट। और कंट्री लेवल पर अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंडिविजुअल के राइट्स, और उन राइट्स में सबसे महत्वपूर्ण है लिबर्टी एंड इक्वलिटी। लिबर्टी एंड इक्वलिटी किसी भी ग्राउंड पे ठहर नहीं सकते अगर जस्टिस नहीं है। लोकतंत्र का आधार ही जस्टिस है, न्याय होना अनिवार्य है। न्याय को किसी भी लेवल पर अगर कोई हार्म पहुंच रहा है, उसको किसी भी लेवल पर सप्रेस करना, ऐसी पावर हमें इन इंस्टीट्यूशंस में डालनी पड़ती है। न्याय को हार्म आप कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए, जिनके द्वारा आपको न्याय दिया जा रहा है, अगर लोगों के बीच ऐसी भावना पैदा कर दी जाए कि जो आपको न्याय दे रहे हैं वो लोग एक तरह से इतने कैपेबल नहीं हैं, वो इंस्टीट्यूशन में इतनी इंटीग्रिटी नहीं है कि उनके द्वारा दिया गया न्याय सही मायने में न्याय है, ये भी एक तरह से न्याय की प्रक्रिया को हार्म करने जैसा है। यानी कि लोगों का विश्वास जुडिशरी से हिलता है और आप ये मानने लग जाते हैं कि जो भी जजमेंट्स, जो भी ऑर्डर्स, जो भी डिसीजंस इन कोर्ट्स से निकल कर के आ रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड नहीं, वो माल प्रैक्टिस्ड हैं, वो फेवर के तहत किए गए हैं और वो बायस्ड हैं, उनमें फेवरेटिज़म है। जब ऐसी भावना लोगों के बीच आ जाती है तब लोग उस न्याय व्यवस्था पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। ये भी एक तरह से देश को नुकसान पहुंचाने जैसा है जो लोग ये करते हैं उनके द्वारा। इसके कई तरीके हो सकते हैं। तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, मान लीजिए कि जुडिशरी के एंड पर कोई जजमेंट्स दी जा रही हैं, आप उन जजमेंट्स की पालना ही नहीं कर रहे, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं आप उनकी पालना नहीं कर रहे। आपके पास कोर्ट का नोटिस आया हुआ है कि आपको इतनी तारीख को कोर्ट में आकर के हाजिरी लगानी है, आप जा ही नहीं रहे। आपके पास कोर्ट का नोटिस आया है कि आपको हर 10 दिन पे या हर 15 दिन पे अपने लोकल थाने में जाकर के हाजिरी लगानी है, आप जा ही नहीं रहे। यदि इस तरह से व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो फिर पर्पज़ बता दीजिए मुझे कि जुडिशरी का कोई पर्पज़ है क्या? जब जुडिशरी कैपेबल ही नहीं होगी अपने द्वारा स्थापित किए गए नियमों की पालना कराने में, तो फिर न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास कैसे रहेगा? मतलब ही नहीं बनता। मान लीजिए आप और आपके भाई या बहन के बीच में ज़मीन को लेकर के कोई विवाद है। उस ज़मीन के विवाद में जुडिशरी ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि आपका भाई या आपकी बहन जो भी था वो आपको वो प्लॉट हैंड ओवर कर देगा। अगर वो पर्सन अब उस नियम को माने ही ना, वो उस प्लॉट को आपको हैंड ओवर करे ही ना, तो आप क्या कहेंगे कि कोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं, आप कहेंगे जुडिशरी यूज़लेस है। ऐसे में फिर मुझे आप बताइए कि इन इंस्टीट्यूशंस का कोई पर्पज़ रह जाएगा? लेकिन अब दूसरा सिनेरियो ये है कि जब वो पर्सन जुडिशरी की उस ऑर्डर को मानते हुए वो प्लॉट हैंडओवर नहीं करेगा आपको, तो फिर वो एक तरह से न्यायालय के नियमों की, उनके निर्णयों की अवमानना कर रहा है, कंटेम्प्ट कर रहा है, और ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो स्वयं के दिए गए निर्णयों के कंटेम्प्ट को देखते हुए, स्वयं के कंटेम्प्ट को देखते हुए आप पे पेनल्टी लगा सकती है या आपको सज़ा दे सकती है। और उस पेनल्टी और सज़ा का भय ही है कि आप कोर्ट के दिए गए नियमों को, निर्णयों को मानते हैं। और इसी से लोगों का जुडिशरी पे फेथ बिल्डअप होता है, क्योंकि आपको पता है
कि जुडिशरी ने यदि कोई जजमेंट दिया है वो एट एनी कॉस्ट पालना हो करके ही रहेगी। अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि साबरीमाला मंदिर में औरतों का प्रवेश किया जाएगा, तो अब सरकार बाउंड हो गई है औरतों का प्रवेश वहाँ कराने के लिए। अब अगर सरकार वहाँ पर असमर्थ साबित करे खुद को और वहाँ पर खड़े हुए लोगों को औरतों की एंट्री रोकने दे, वहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करे, औरतें फिर असमर्थ हो जाएं मंदिर में जाने से, तो औरतों के मन में यह भावना आ जाएगी कि जज और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कोई वैल्यू नहीं, इस तरह के इंस्टीट्यूशन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और एक बार यदि लोगों में यह भावना आई तो इंस्टीट्यूशन गया। इसके लिए सरकारें वहाँ मजबूर हैं उस निर्णय को वहाँ पर अमल में लाने के लिए, इसलिए पूरी की पूरी फोर्स वहाँ पर लगानी पड़ेगी और औरतों की एंट्री करवाई जाएगी चाहे जो हो जाए। और यदि सरकार ऐसा करने से चूकती है फिर सरकार को ज़बरदस्त तरीके से खींचा जाएगा जुडिशरी के अंदर, कंटेम्प्ट माना जाएगा उसे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको निर्णय दिया गया था। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए ही कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कर सकता है। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स दो होती हैं, सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। अगर आप सिविल कंटेम्प्ट के तहत जाते हैं तो उसमें ये होता है कि कोर्ट का कोई ऑर्डर है, कोई नियम, कोई निर्णय, कोई जजमेंट, वो आपने माना नहीं, या आपने अपनी तरफ से कोर्ट को कोई कस्टडी दी थी, यानी कि आपने कोई ज़मानत भरी या कुछ भी दिया, आप उस ज़मानत और उस कस्टडी को ही ओबे नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई भी प्रक्रिया यदि हो रही है तो ये सिविल कंटेम्प्ट हो गया। आई बात समझ में? सेकंड, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का तरीका होता है कि आप कुछ भी ऐसा पब्लिश कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसके पब्लिकेशन या जिस एक्ट से आप कोर्ट की इमेज को, कोर्ट की डिग्निटी को, जजेस की इमेज, उनकी डिग्निटी को, उनके कंडक्ट को इस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोर्ट की जो डिग्निटी है, जो पोजीशन है, वो डिग्रेड हो रही है। लोगों की नज़रों में कोर्ट की छवि धूमिल कर रहे हैं आप, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, कोर्ट की जजमेंट्स को गलत वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोर्ट के दिए हुए डिसीजंस को और फैक्ट को डिस्टॉर्टेड मैनर में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आधार बन जाता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। अभी देखें पीछे लंबे समय तक आपने देखा बहुत से क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस उभर करके आए, और उन क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस में आपने देखा होगा कि लगातार ट्वीट्स किए गए, ऐसे कार्टून्स बनाए गए, ऐसे भाषण दिए गए, ऐसी स्पीचेस दी गई जिसमें जजेस की जो इंटीग्रिटी है, जजेस की जो इम्पार्शियलिटी है, जजेस का जो कंडक्ट है, उस पर क्वेश्चन किया गया। ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि जज प्रो गवर्नमेंट होकर के चल रहे हैं, यानी कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट होकर के चल रहे हैं। जुडिशरी निष्पक्ष तरीके से कार्य नहीं कर रही है, जुडिशरी प्रभावित है, सरकार के साथ मिली भगत से चल रहे हैं ये लोग, ऐसा किया गया। इसके अगेंस्ट बहुत से आप जैसे, मुझ जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने उन कार्टूनिस्ट, उन स्पीच मेकर्स और उन राइटर्स, उन एडिटर्स के खिलाफ या उन एडवोकेट्स और लॉयर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटीशन लगाई। तो आप, मैं, हम कोई भी, वी बीइंग अ प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट इंडिविजुअल, हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट की प्ली लगा सकते हैं। पहला तो ये सवाल क्लियर हो गया कि आप लगा सकते हैं कि नहीं, आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रावधान ये है कि इस तरह से ढेर सारी प्लीज़, ढेर सारी कंप्लेंट्स जुडिशरी के पास ना पहुंच जाएं और जुडिशरी का समय ना बर्बाद हो इन फ्रिवलेंट कंप्लेंट्स को डील करते 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 करते। इसलिए पहला नियम है कि ये सीधी के सीधे पहुंचेंगी अटॉर्नी जनरल के पास। अटॉर्नी जनरल इसकी सत्यता को देखेंगे पहले कि इसमें कितना सब्सटेंस है। मैं किसी कॉमेडियन के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में इनिशिएट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं प्ली लगाऊंगा। वो प्ली मेरी सीधी सुप्रीम कोर्ट में एडमिट नहीं होगी, वो प्ली मेरी जाएगी अटॉर्नी जनरल को।
अटॉर्नी जनरल के पास जब वो प्ली जाएगी तो अटॉर्नी जनरल उसकी जांच करेंगे, देखेंगे कि इसमें मेरिट है, इसमें सब्सटेंस है कि नहीं है। और अटॉर्नी जनरल जब इसको प्रमाणित कर देंगे कि हाँ इसमें मेरिट है, इसमें सब्सटेंस है, तो उनका कंसेंट मिलेगा। और जब उनका कंसेंट मिल जाएगा तब वो एडमिट कर दी जाएगी कोर्ट में, और फिर कोर्ट कंटेम्प्ट एक्ट के तहत नोटिस इशू करेगा उस पर्सन को कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हो गई है। और अगर अटॉर्नी जनरल के कंसेंट देने के बाद भी कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग पर नोटिस इशू ना करे उस कंटेम्प्ट एक्ट के तहत, तो कोर्ट को फिर रिटन में रीज़न कोट करना पड़ता है कि मैंने क्यों कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की। तो या तो नोटिस सर्व करना पड़ेगा इन पर्सन, यानी कि कोर्ट के एंड पर फिर उस कॉमेडियन को इन पर्सन नोटिस आएगा, और जो नहीं नोटिस इशू कर रहे हैं आप, तो फिर जजेस पे ही ऑब्लिगेशन है कि फिर रिटर्न में मेंशन करिए कि क्या रीज़न आपने पाए कि आपने अटॉर्नी जनरल के कंसेंट मिलने के बावजूद भी नोटिस इशू नहीं किया, रीज़न बताइए। तो एक तो ये तरीका हो गया जिसमें अटॉर्नी जनरल का कंसेंट जरूरी है। प्राइवेट इंडिविजुअल जब किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से होता है। लेकिन दूसरा मैटर भी है, जिस मैटर में कोर्ट ने खुद ही अपने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर दिया, क्योंकि कोर्ट के पास अपनी इनहेरेंट अंतर्निहित शक्ति है कि वो अपने कंटेम्प्ट के खिलाफ खुद भी प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है। कोर्ट को ऐसा लगा, जैसे प्रशांत भूषण के केस में ऐसा था। प्रशांत भूषण के केस में लगातार अटॉर्नी जनरल उल्टा ये कहते रहे कोर्ट को कि प्लीज़ डोंट इनिशिएट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, प्लीज़ हॉल्ट इट, हॉल्ट इट, हॉल्ट इट। तो उल्टा कोर्ट ने प्रशांत अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को ये कहा कि शांत बैठिए, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग सुमोटो, सुमोटो मने अपने लेवल पे बिना आपके कंसेंट के सुमोटो इनिशिएट कर सकता है। आप बीच में मत बताइए कि क्या करना है क्या ना, हम सुमोटो कर सकते हैं, ये हमारी इनहेरेंट पावर है और हमने ऐसा कर दिया। आई बात समझ में? तो इस मामले में जहां कोर्ट ने स्वयं ही संज्ञान ले लिया सुमोटो, उस मामले में अटॉर्नी जनरल का कंसेंट मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर कोर्ट स्वयं अपनी इनहेरेंट पावर का यूज़ करके कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकता है। जैसे कि अदालत में जज कह भी रहा है ऑर्डर 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 ऑर्डर, आप चिल्लाते ही जा रहे हैं, कटघरे में आए बिना जनता में बैठ करके, दर्शकों में बैठ करके वहीं चिल्ला रहे हैं जज साहब ये निर्दोष है, ये निर्दोष है। जज आपको कह रहा है कि आपको कटघरे में बुला के मौका दिया जाएगा। फिल्में तो देखा करो फिर सब, लेकिन आप तब भी कह रहे हैं कि नहीं जज साहब ये वो, ऐसे लड़ रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, कटघरे में घुस नहीं रहे हो और पीछे से ही बोली जा रहे हो, जज को कार्रवाई नहीं करने दे रहे हो। और अगर कटघरे में भी हो तो वकील आपके पास आया, उसकी गर्दन दबोच लिया आपने कि क्या क्या बोल रहा है। सनी देओल तो अक्सर पकड़ लेता है वकील को, और कुछ तो जज उसी समय कहता है ना इन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। तो जज आपको समझाते हैं, आप बार बार समझे, जज आपको कहते हैं आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। ऐसी लाइन सुनी ना आपने? ये लाइन फिल्मों में सुनी कि नहीं सुनी भाई बहनों? तो वो ये कहते हैं कि आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। अदालत की तौहीन का मतलब क्या है? आप कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं भाई। और अगर ऐसी चिल्लाएं वहाँ मचाओगे, अंदर जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे, तो फिर वहाँ पे थोड़ी ना अटॉर्नी जनरल से कंसेंट मांगने जाएंगे। फिर वहाँ पे जज थोड़ी ना कहेगा कि जल्दी अटॉर्नी जनरल को फ़ोन लगाओ कि इसके खिलाफ कुछ करना है। वहाँ पे तो जज अपनी रक्षा करने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ भी करेंगे, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चला देंगे आपके खिलाफ। आई बात समझ में? इसलिए अगर आपने देखा हो, आपने एक मूवी देखी होगी रुस्तम, अक्षय कुमार की, अभी पीछे आई थी। उसमें एक अखबार का एडिटर गजब खबरें छापता रहता है, वो अक्षय कुमार के फेवर में माहौल बना रहा होता है बाहर जनता का। यानी कि वो प्रभावित जनता के बीच माहौल ऐसा बना देता है कि वो लोग अक्षय कुमार को हर रोज कोर्ट कम्प्लेक्स में एक सेलिब्रिटी की तरह रिसीव करते हैं, उसके नाम के झंडे पता नहीं क्या क्या फहराते हैं। वो पत्रकार जनता में ये माहौल बना के प्रभावित करना चाहता था ज्यूरी को, ज्यूरी, क्योंकि पहले हमारे देश में ज्यूरी सिस्टम था। सामने जज बैठते थे, इधर 8 से 9 मेंबर की ज्यूरी बैठती थी एक, और ज्यूरी मिलकर के निर्णय लेती थी। फिर समझ आई बात? और ये नानावती का केस, रुस्तम माने ओरिजिनल कैरेक्टर इज नानावती, ये नानावती केस ही था, रुस्तम वाली मूवी वाला केस था, जिसके बाद देश में ज्यूरी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया।
क्योंकि ज्यूरी का ये पाया कि ज्यूरी जनता से प्रभावित हो जाती है, बट जबकि जज को तो एविडेंस से प्रभावित होना है। जनता क्या चाह रही है उससे थोड़ा ना प्रभावित होना है, जनता तो कुछ चाहेगी। तो वो एडिटर गलत फैक्ट छापता था अखबार में। तो आप देखेंगे कि वो जो पर्सन जज के तौर पर रोल प्ले कर रहे थे, वो पर्सन भी देश के अच्छे एक्टर हैं, और एक लंबा सीरियल चला, बहुत लंबा सीरियल, उसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। खिचड़ी सीरियल एक बहुत लंबा चला, उसमें वो मेन कैरेक्टर थे, वो जज बने हुए थे रुस्तम मूवी में। तो उन्होंने क्या कहा, उस पर्सन को, उस एडिटर को उठा के 2 दिन के लिए जेल में डलवा दिया था, ये कह के कि आपने गलत फैक्ट छापे हैं, आपने अदालत की तौहीन की है, 2 दिन के लिए अंदर चलिए। समझ में आई? ये कैसे कर दिया? ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट था, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत हुआ। आई बात समझ में? क्योंकि देखिए अदालत, तब तो जनता के लिए अदालत में क्या हुआ ये जानने के लिए अखबार ही मेन था। आज अदालत में क्या हो रहा है आप तो नहीं उठ के जाते। आज अंदर बैठे 4 न्यूज़ चैनल और 4 न्यूज़पेपर जो छापेंगे आप तो वही समझेंगे। अब वो लोग अंट संट लिखने लगे या गलत छापें तो जुडिशरी का तो पर्पज़ ही लॉस हो गया सारा। तो ऐसे में क्या जुडिशरी के पास ये ताकत नहीं होनी चाहिए कि जब उनके संज्ञान में आए ऐसे अखबार या न्यूज़ चैनल तो वो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट चलाएं? इसीलिए तो मेजॉरिटी ऑफ द मामले में आपने सुना होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी या बड़े बड़े लोग ऐसे कह देते हैं, जब उनसे कुछ भी पूछा जाता है आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप इसके बारे में, तो कहते हैं मैटर इज सब जुडिस, ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, कोर्ट के फैसले के बाद ही हम कुछ कहेंगे। ये सुनते हो ना ये लाइन? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ भी उन्होंने ऐसा बोला और अखबार उन्होंने कुछ भी उल्टा छापा, उन पे तो कंटेम्प्ट चलेगा, इन पे भी कंटेम्प्ट चलेगा। इसलिए वकील 10 बार समझाते हैं कि भाई कुछ मत बोलना, चुप रहना, बाहर जाके एक लाइन बोलना, मैटर इज सब जुडिस, चलो साइड, क्योंकि कंटेम्प्ट की ताकत है, ये बहुत ज़रूरी ताकत है। अगर 2 मिनट के लिए इस ताकत को हटा दूं तो जुडिशरी का पर्पज़ ही यूजलेस हो जाएगा। समझ आई? 10 मिनट लगेंगे अखबारों को, न्यूज़ चैनलों को, आप सबको जुडिशरी के अगेंस्ट भड़काने में। ये तो कंटेम्प्ट का डंडा है जो इनको हिलने नहीं देता, वरना ये तो जिस लेवल की रिपोर्टिंग करने पे आमादा हो गए हैं, ये तो जज खुद ही बन के बैठ जाएं कमरे के अंदर। आज जज ने पूछता है भारत कि जज ने ये क्या बोल दिया, क्यों नहीं बोला वो जो पूछता था भारत। अब इसके मुताबिक तो जज नहीं चलेगा, है ना? उसके मुताबिक भी नहीं चलेगा, जो एक लय में ही लगा रहता है सुबह से शाम तक, दोनों के मुताबिक नहीं चलेगा। जज चलेगा संविधान, कानून और सब्सटेंस के बेसिस पे। जनता कितनी प्रभावित हो रही है, लेकिन जुडिशरी की पोजीशन इससे में भी तो खतरे में है। 125 करोड़ में से 40 करोड़ लोग आंदोलित हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का कम्प्लेक्स ही उड़ा देंगे तो भी तो फिर देश में न्याय नहीं रहेगा ना। इसलिए जुडिशरी ऐसा माहौल बनने से रोकती है। ओके, सो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अब आप कहें कि सर मतलब हम कोर्ट का क्रिटिसिज्म ही नहीं कर सकते, हम जुडिशरी क्रिटिसिज्म, जुडिशरी तो खुद बोलती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो ना, जेन्युइन करेक्ट रिपोर्टिंग करो। करेक्ट रिपोर्टिंग पे कोई रोक नहीं है, जो फैक्ट जो जजमेंट है करेक्ट रिपोर्ट करो। देखो कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आती है, वो कॉपी में जो जो लिखा है उसको छापो, तो करेक्ट रिपोर्टिंग करो। कोर्ट की वेबसाइट पे सारा जजमेंट आ जाता है, बताओ कोई कंटेम्प्ट नहीं होगा आप पे। पब्लिक क्रिटिसिज्म करो एकदम जेन्युइन, कोई कंटेम्प्ट नहीं होगा आप पे। आई बात समझ में? किसी तरह कंटेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पे टीका टिप्पणियाँ करेंगे तो कंटेम्प्ट होगा। आई बात समझ में? कोई जज किसी बाइक पे बैठा है, आपको पूरी सिचुएशन पता नहीं है और आप एक अजीब सा कार्टून बना दें, उसमें बाइक को आप रिप्लेस कर दें कमल के फूल से और उस पर जज को बैठा दें ऑरेंज कलर के कपड़ों में, तो ये आप क्या दिखाना चाहते हैं? अब दिस इज़ इनकरेक्ट। और जज हैं, ठीक है, बैठे हैं, पता लगाएं कि किधर बैठे हैं, किस परिस्थिति में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। आई बात समझ में? इतनी रिपोर्टिंग ही जज के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ पूरे देश को भड़का सकती है। तो यहाँ पर फिर वो अपनी प्रोसीडिंग फिर करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर कहानी? तो जजेस की स्वायत्तता को, इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए क्या हमें कंटेम्प्ट की शक्ति देनी चाहिए कि नहीं कोर्ट को? 2 मिनट के लिए इसे डिलीट कर दूं तो जुडिशरी क्या हो गई फिर देश में? बस वही हो गई। जैसे रिश्तेदारी में लड़ाइयाँ होती हैं ना, रोज रोज झूठे मूठे इल्ज़ाम आरोप, बस वही। जज तो बस हर रोज़ जनता को समझाते ही बैठे रहेंगे, गाड़ी में घूमते होंगे, लोग उनका कान चुकाएंगे, तुमने कल ऐसा बोला। जज तो यही समझाएंगे हमने ऐसा नहीं बोला, तुमने तो वैसा बोला था। और जज रोज़ आ करके न्यूज़ चैनल पर बयान देने लगेंगे तो जस्टिस डिस्पेंस कैसे होगा?
इसलिए वो कांड हो ही ना, पहले ही रोक दो उसको, कंटेम्प्ट का ताकत दे दो। ओके, क्लियर? फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिक्स्ड सर्विस कंडीशन। जजेस की सर्विस कंडीशन फिक्स्ड है, उनके स्टाफ की भी सर्विस कंडीशन फिक्स है, यानी कि उनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन्स, प्रिविलेजेस फिक्स हैं, कि कोई भी मंत्री या कोई भी प्रभावशाली आदमी जजेस को हेल्पलेस ना कर ले उनके स्टाफ को तंग करके। जज का स्टाफ जज के कंट्रोल में रहना चाहिए, तभी जज का काम हो पाएगा। आई बात समझ में? ये बिल्कुल वैसा है कि एक बस में कुछ यात्री सवार हैं, उस बस का ड्राइवर उन यात्रियों के बस में होना चाहिए, ना कि उनके बस में जो उस बस में सवार ही नहीं है, कि फिर बस जाएगी खाई में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जज और जज का स्टाफ शरीर और आत्मा की तरह होते हैं। सारा खेल आपको पता है स्टाफ पे टिका है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इस तरह की बॉडीज़ हैं, सारा मैटर, सारा जजमेंट रिकॉर्ड होती है, सारे ऑर्डर्स रिकॉर्ड होते हैं, फाइल्स मेंटेन होती हैं। जज ने तो सिर्फ, आप कभी अदालत गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं कभी? जज बोलते हैं कि ये फैसला है, इधर और इधर दो आदमी बैठे रहते हैं, वो पूरा फिर लिखते हैं, पूरा लिख के एंड में जज के साइन होते हैं उसमें, फिर वो अपलोड हो जाता है। अब उसमें वो क्या ही लिख दें या क्या ही कर दें, शैतानी, आपको तो पता नहीं चल रहा, ये नहीं हो सकता। और वो दोनों बगल में बैठ के जज को ही टेंशन दे ही जाए, सर मान जाओ, समझो बड़े खतरनाक आदमी हैं, जजमेंट रहे, थोड़ी सी बदल दूँ, ऐसा नहीं है। उनको ऑलवेज ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि कटघरे में खड़ा मंत्री नहीं, हमारे बगल में बैठा जज हमारा माई बाप है। तब वो लोग गेम करेंगे, तब वो लोग जज को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कटघरे में खड़े मंत्री से वो डर रहे हैं, इस जज को कह रहे हैं सर मंत्री, तो जज उनको कहेगा सुनो ना यार, एक बारी मेरे फैसले को समझ लो पहले। कोई कहेंगे सर अपॉइंटमेंट उन्होंने किया है, सर सैलरी वो देंगे, आपका क्या सुने। लेकिन यहाँ पर सिस्टम अलग है, जज उनको कह रहा है तुमको मैंने अपॉइंट किया ना, कि हाँ, सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स सब सेटल है ना तुम्हारा, कोई छेड़ नहीं सकता ना, हाँ, जो चुप करके फिर वो करो जो मैं कह रहा हूँ। आई बात समझ में? तो स्टाफ को पूरा इंटैक्ट रखना ज़रूरी है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे कहा कि जजेस को फ्रीडम है, स्टाफ। तो अगर आप देखें तो कोर्ट के लेवल पर नोटिस आते हैं ना, एक रिक्रूटमेंट्स आती हैं ना, हाई कोर्ट्स के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिक्रूटमेंट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिक्रूटमेंट्स, हाई कोर्ट में रिक्रूटमेंट, पेपर आते हैं अलग से, अंदर का सारा स्टाफ रिक्रूट होता है, वो सारी रिक्रूटमेंट इस एंड पे होती है, और सारा कुछ फिर प्रॉपर डिसाइड होता है और सब कुछ फिर फिक्स हो जाता है। ऐसी फ्रीडम हमने पूरी की पूरी दी हुई है जज को, कि आप अपना, जज मैंने सुप्रीम कोर्ट को, कि आप अपना स्टाफ अपॉइंट कर लो, जैसे आप तय कर लो कर लो। अब जज हमने बड़े अच्छे बना दिए, पूरी इंडिपेंडेंस दे दी, सारी कंडीशन दे दी, ठीक है, कितने गिनती के 34 सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो हजारों की संख्या में स्टाफ है वो सारा सरकार ने भर्ती कर दिया। 34 जज क्या कर लेंगे वहाँ? क्या न्याय होगा फिर? कुछ न्याय नहीं होगा। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए स्टाफ बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो कोर्ट का स्टाफ कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल को MCQ आ गया तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए? क्लियर। इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। कितनी बड़ी ताकत है, इंडिपेंडेंस डालने का कितना बड़ा तरीका है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? अधिकार क्षेत्र। जैसे ज्यूरिसडिक्शन वर्ड बहुत तंग करता है लोगों को, कल नेहा को भी ये शब्द तंग कर रहा, जब मैं बार बार ज्यूरिसडिक्शन। सिंपल सी बात है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे बनाए हुए नियम मेरे इस इंस्टीट्यूट तक ही लागू होंगे ना। नीचे जूस वाला है वो मेरे नियम पालन करेगा, नीचे सैलून वाला है वो मेरे नियम पालन करेगा। जूस वाले को मैं सब, अगर अभी यहाँ पे मैंने एक नियम बनाया कि रोज़ स्टडी रिपोर्ट डालनी है, जूस वाला रिपोर्ट डालेगा कि आज इतने जूस बने, आज इतने संतरे मैंने मंगाए? नहीं ना। तो फिर मेरा जो अधिकार है उसका क्षेत्र कितना है? मेरी क्लास। अधिकार क्षेत्र शब्द समझ में आया? आई बात समझ में? तो मेरा ज्यूरिसडिक्शन मेरी क्लास तक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी तरह से वो फल वाला
अब ये कहे कि सर जूस तो मैं बनाता हूँ और पैसे भी अच्छे कमाता हूँ, मेरा दिल लग गया तैयारी में, मैं 3 घंटे बीच में निकाल के तैयारी भी किया करूँगा, पर मैं शॉप पे रह के करूँगा, आप मुझे ऑनलाइन लेक्चर दे दिया करो। मेरा ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड हो गया अब जूस की दुकान तक भी, क्योंकि अब वो बाउंड है स्टडी रिपोर्ट डालने के लिए, वो भी रिपोर्ट डाला करेगा। और मैं यहीं से पूछूंगा स्टडी रिपोर्ट नहीं डाली आज, तो वो वहीं से कहेगा सॉरी सर अभी डाल रहा हूँ। ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड हुआ ना, मेरे अधिकारों का क्षेत्र बढ़ गया ना, मेरे अधिकारों का क्षेत्र कम भी हो गया। जैसे इसी क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चों ने एग्जम्पशन ले ली कि हम स्टडी रिपोर्ट नहीं डालेंगे। आपने देखा होगा भविष्य पीछे भूतकाल में ऐसे कुछ स्टूडेंट आए भी थे, सर बाकी सब तो ठीक है बस स्टडी रिपोर्ट से एग्जाम कर दो, बस वो नहीं हो रहा हमसे, क्योंकि मेंटल प्रेशर आ रहा है बहुत। मैंने उनको कहा ठीक है मत डाला करो, कोई चक्कर नहीं, मज़े लूटो, तो उन्होंने स्टडी रिपोर्ट डालनी बंद कर दी थी। ऐसे आए थे स्टूडेंट, तो मेरा वो ज्यूरिसडिक्शन उन तक एक्सटेंड नहीं हो रहा, एग्जम्प्टेड है। आई बात समझ में? तो घट भी सकता है ज्यूरिसडिक्शन, बढ़ भी सकता है। जैसे आप लोग किसी एक थाने के क्षेत्र में रहते हो ना, एक थाना लगता है ना आपको, थाना आपसे सीधा पूछा जाता है ना थाना कौन सा, थाना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा, चौकी नंबर कौन सी, चुंगी कौन सी, ये सब बातें पूछी जाती है ना। आप जब अपने पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपका पीसीसी लगता है, तो आप अपने थाने से तैयार कराते हो ना, आपका सर्टिफिकेट वहाँ से बनता है ना, आप अपने थाने में जाते हो ना, रह रहे हो 2 नंबर चौकी के क्षेत्र में और चले गए घुस के जाके 7 नंबर वालों में, उनको आपका क्या पता। तो जैसे थाने का ज्यूरिसडिक्शन, एक डीएसपी को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफिसर, क्योंकि उसका वो जो सर्कल है वहाँ तक उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसके अंदर उतने ही। वो आपने सिंघम मूवी में देखा नहीं, वो डीएसपी जब डराने लगता है सिंघम को, मैं डीएसपी हूँ, मेरे अंदर तेरे जैसे इतने 10 थाने आते हैं, उसमें इतने इंस्पेक्टर आते हैं ये वो, और फिर सिंघम आगे से कहता है मैं बस इस थाने का ही इंचार्ज हूँ, मेरे अंदर यही थाना आता है और यही स्टाफ आता है। वो दोनों अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन बता रहे थे। सिंघम का ज्यूरिसडिक्शन बहुत कम था, लेकिन क्योंकि मूवी का हीरो वो था इसलिए वो डीएसपी को डरा गया। लेकिन असल लाइफ में गलतियां मत करना ऐसी, थपेड़े बहुत पड़ेंगे बेटा, सी बदतमीजियां मत करना, वो सब रियल लाइफ में नहीं होता है, वो सब आराम से होता है, जो भी होता है बट बड़े आराम से, ऐसे ऐसी चीख चिल्ला के नहीं, अच्छा मारी सटकली करके कुछ नहीं होता। ओके क्लियर? अधिकार क्षेत्र शब्द पता लग गया? तो अब साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र घटाया नहीं जा सकता, इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। जितना मर्जी लेजिस्लेचर जोर लगा ले, जितना मर्जी एग्जीक्यूटिव जोर लगा ले, माने कि पार्लियामेंट जो मर्जी कर ले और सरकार जो मर्जी कर ले, अधिकार क्षेत्र को घटा नहीं सकती। अगर सेंटर स्टेट के मामले, केंद्र और राज्यों के डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल होंगे तो मतलब होंगे, सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे वो केस। अगर ऐसा नज़र आने लगा है केंद्र की सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बड़े राज्यों के हक में जा रहे हैं, तो ऐसा एक नियम बना देते हैं अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में कि केंद्र राज्य के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा उसे हाई कोर्ट ट्राई करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, और हाई कोर्ट के जजेस को तुम अपने प्रभाव में ले ही लेंगे। ऐसे किसी भी तरह से आप सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कर्टेल नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आई बात समझ में? क्योंकि इस पे तो पूरा का पूरा गेम खड़ा है। मान लीजिए कि सरकार बड़ी तंग है कि नागरिक रोज झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट, और ये लोग सीधे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके रिट लगवा सकते हो सरकार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट को ही निकाल देते हैं बीच में से, रिट ज्यूरिसडिक्शन ही खत्म कर देते हैं इनका, तो फिर तो संविधान की मूल आत्मा ही खत्म हो गई, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी ही सुप्रीम कोर्ट पे लगाई है कि यू आर द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो अगर मैं अभी 2 मिनट के लिए इस क्लॉज को अगर अभी मैं डिलीट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कर्टेल हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और देश तो गया, सरकारें तो फिर निरंकुश हो गई, एब्सोल्यूटिस्ट। ऐसा नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कर्टेल नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट। लेकिन इसका उल्टा, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ के फिर घटेगा नहीं, जितना बढ़ा दो बढ़ाते जाओ। जैसे कभी भी अगर लाइफ में चाहे तो पार्लियामेंट ये नियम जरूर बना सकती है कि हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट भी लीगल मैटर्स में रिट पिटीशन ले सकता है। तो ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। आई बात समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा तो सकते हैं, घटा नहीं सकते।